जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से अच्छी चल रही होगी। साथियों आज का जो हमारा टॉपिक है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 2 होता है उसी का प्रैक्टिस सेट हम लेके आए हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, ठीक है साथियों। तो इसके पहले हमने आप लोगों के लिए एक ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जांच सकते हैं और लास्ट में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आप इस प्रैक्टिस सेट में कितने कर पाए हैं, ठीक है। टोटल हमारा प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन है वो टोटल 45 क्वेश्चन है। 45 क्वेश्चन में आप कितने कर पाते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। साथियों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या यमक। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है यमक, ठीक है। यमक अलंकार शब्द अलंकार के भेद में से एक है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा कुछ अलंकार के बारे में। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं, कौन कौन से, एक शब्द अलंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। शब्द अलंकार क्या होता है, जहाँ किसी पंक्ति या कविता में शब्दों के कारण रमणीयता आती है वहाँ शब्द अलंकार होता है, ठीक है। शब्द रमणीयता माने चमत्कार, जहाँ किसी पंक्ति या कविता में शब्दों के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पे क्या होता है, शब्द अलंकार होता है। और शब्द अलंकार के जो मुख्य भेद होते हैं वो कौन कौन से, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति आदि होते हैं। अर्थालंकार दूसरा जो भेद होता है अलंकार का वो अर्थालंकार है, जहाँ किसी पंक्ति या कविता में अर्थ के कारण रमणीयता आती है वहाँ अर्थालंकार होता है, ठीक है। अब अर्थालंकार के मुख्य भेद में से कौन कौन से हैं, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, भ्रांतिमान, संदेह, उल्लेख आदि। तो ये कौन से हैं, अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाले अलंकार हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, गुदड़ी का लाल इस मुहावरे से क्या आशय है। निर्धन परिवार में धन का आना, धोखेबाज मित्र, निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना, निर्धन परिवार में बेटे का जन्म होना। तो क्या होता है गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो होगा निर्धन परिवार में, ठीक है। निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना ही गुदड़ी का लाल होता है, ठीक है। गुदड़ी का लाल या गुदड़ी में लाल होना मुहावरे का जो अर्थ है वो निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना या गरीबी में गुणवान होना। जैसे यह भिखमंगा बड़ा कलाकार है, यो कहो कि गुदड़ी में लाल है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा गरीबी में गुणवान होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। माने जो यह वाक्य है इसमें आपको देखना है कि जो विशेषण शब्द की विशेषता बताए वो शब्द आपको ढूंढना है। तो देखिए इस शब्द को अच्छे से देखिए, इस वाक्य को, वाक्यांश को। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इस बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो होगा बहुत, ठीक है। बहुत आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ऊंचे ऊंचे तो विशेषता है ही, लेकिन विशेषण की जो विशेषता बताए वही क्या होता है, प्रविशेषण होता है। तो बहुत क्या है, प्रविशेषण है, ठीक है। देखिए जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। दिए गए वाक्य में बहुत शब्द पहाड़ के विशेषण ऊंचे ऊंचे की विशेषता बता रहा है, अतः यहाँ बहुत विशेषण है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानना है। बोतल में दूध बचा है, ठीक है। कारक को पहचानना है। देखिए बोतल में दूध बचा है संबोधन कारक है या अधिकरण कारक है या संबंध कारक है या फिर कर्म कारक है, क्या है बताइए। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है अधिकरण कारक, ठीक है। अधिकरण कारक आपका राइट आंसर होगा। में, पर, पे, ठीक है। भीतर, ऊपर, एक सब क्या है, अधिकरण कारक के अंतर्गत आते हैं। देखिए बोतल में दूध बचा है, बोतल में दूध बचा है जो रेखांकित पद के लिए सर्वाधिक उचित कारक अधिकरण कारक है। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जहाँ दूध का आधार बोतल है अतः यहाँ अधिकरण कारक प्रयुक्त होगा। और इसके जो शब्द होते हैं में, पर, पे, ठीक है, ऊपर, भीतर, नीचे, ये सब क्या होते हैं, अधिकरण कारक के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। चुटियाँ, चुटिया का जो है बहुवचन रूप पहचानना है, क्या होगा, चुटियाँ होगा, चुटियों होगा, चुटियो होगा या फिर चटियाएँ होगा, क्या होगा।
तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है चुटिया होगा। जो चुटिया का बहुवचन बनेगा वो चुटिया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या, थोड़ा सा उसी का डिटेल समझते हैं। दिए गए विकल्पों में चुटिया शब्द का सही बहुवचन रूप चुटियां है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के या के अंत में केवल अनुनासिक लगाकर बहुवचन बनाते हैं। समझ में आई बात? जैसे डिबिया का डिबिया कर देते हैं और चुटिया का चुटिया हो जाता है, इसी तरीके से। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? ण, ज, ड, द। कौन सा व्यंजन? तो आपका जो राइट आंसर साथियों वो है ण। ण जो है वो नासिका द्वारा उच्चारित होता है। ण व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं। वर्णमाला में 5 वर्ण हैं जिनका उच्चारण मुख और नासिका से होता है। अंगा, या, ण, न, म और अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। प्रबंधकर्ता शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है, बताना है। तो प्रबंधकर्ता का क्या होगा? देखिए, प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग आपको बताना है। प्रबंधकर्ती, प्रबंधकीन, प्रबंधकर्त्री, प्रबंधकर्ती क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रबंधकर्त्री। ठीक है, प्रबंधकर्त्री इस तरीके से लिख लीजिएगा, कर्त्री। ठीक है, प्रबंध आगे रहेगा, उसके बाद कर्त्री ऐसे। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रबंधकर्त्री। दिए गए विकल्पों में से प्रबंधकर्ता का सही स्त्रीलिंग शब्द है प्रबंधकर्त्री। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो। तो वह कौन सा काल है? ठीक है, बताना है। क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो। सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आएगा, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या पूर्ण भूतकाल। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो वह आसन्न भूतकाल के अंतर्गत होगा। देखिए, दिए गए विकल्पों में आसन्न भूतकाल सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अत्यधिक, अत्यधिक का सही संधि विच्छेद बताना है। अधन्याधिक, अतिधन अधिक, अतिधन अधिक या फिर अतधन अधिक। क्या होगा अत्यधिक का संधि विच्छेद? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है अतिधन अधिक। ठीक है, अतिधन अधिक आपका राइट आंसर होगा। देखिए, थोड़ा सा इसका हम विस्तार समझते हैं। दिए गए विकल्पों में अत्यधिक का संधि विच्छेद जो होगा अतिधन अधिक होगा, जो यण स्वर संधि का उदाहरण है। यण स्वर संधि के अंतर्गत यदि ई, उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। भाई समझ में आई? इसी को यण संधि कहते हैं। जैसे अतिधन अधिक, यहाँ पे देखिए छोटी की मात्रा है और यहाँ पे अ है, तो ई और अ माने ई का क्या बन जाता है? य बन जाता है। तो यहाँ पे अत्यधिक हो जाता है। ठीक है, अत्यधिक आपका राइट आंसर होगा अत्यधिक। देखिए, इस तरीके से यहाँ पे समझाया गया है। ई धन अ मिलके य बन जाता है। अतिधन आवश्यक अत्यावश्यक हो गया। ई धन आ मिलके या बन गया है। ठीक है, यहाँ पे जो रहेगा उसका ई का य हो जाएगा, उ का व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो भी मात्रा रहेगा वही मात्रा के अनुसार, अगर आ की मात्रा रहेगा तो या हो जाएगा, ई की मात्रा हो जाएगा तो ई हो जाएगा, उ का मात्रा होगा तो यू हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं? वात्सल्य के, भयानक के, श्रृंगार के या अद्भुत के? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है श्रृंगार रस। ठीक है, संयोग और वियोग श्रृंगार रस के रूप हैं। संयोग और वियोग श्रृंगार रस के रूप हैं। वस्तुतः नायक नायिका के सौंदर्य और प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार के 2 भेद हैं। जहाँ नायक नायिका की संयोगावस्था का उल्लेख है वहाँ संयोग श्रृंगार, तथा जहाँ नायक नायिका की वियोगावस्था का चित्रण है वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है, उसे चयन करना। जैसे पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्मवाच्य है।
इसमें आपको वाच्य परिवर्तन वाला सही विकल्प पहचानना है, तो आइए पहचानते हैं। पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, पिताजी ने पत्र पढ़ा, पिताजी के द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है, या पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो बनेगा पिताजी के द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है। ठीक है, पिताजी के द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है, ये आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से वाच्य परिवर्तन वाला सही रूप है पिताजी के द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है। जिस वाक्य में क्रिया के कर्म की प्रधानता होती है वहाँ पे क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। ठीक है, जहाँ जिस वाक्य में क्रिया के कर्म की प्रधानता होती है वहाँ कर्मवाच्य होता है, और जिस वाक्य में क्रिया में कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ पे कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, सौरसैनी, ब्राह्मण, अर्धमागधी। तो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है सौरसैनी। ठीक है, सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है खड़ी बोली। आइए थोड़ा सा बोली के बारे में विस्तार से समझते हैं। अपभ्रंश है, उपभाषा है, बोली है। अपभ्रंश सौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, ये खस या सौरसैनी अपभ्रंश से प्रभावित, और सौरसैनी अपभ्रंश इधर अपभ्रंश है, इधर भाषाएं हैं और इधर बोलियां हैं। जैसे सौरसैनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी आती है, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कौरवी, बांगरू और हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी। तो जो खड़ी बोली आप में प्रश्न में पूछा गया था तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगा और सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अर्धमागधी जो है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागधी के अंतर्गत बिहारी हिंदी आएगी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। ठीक है, यहाँ की बोलियाँ हैं। पहाड़ी हिंदी मंडियाली, गढ़वाली, कुमाऊनी, और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो आएंगे वो है सौरसैनी अपभ्रंश, राजस्थानी हिंदी, मेवाड़ी, मेवाती, हड़ौती और मारवाड़ी। ठीक है, तो ये था इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है विदेशज, देशज, तत्सम, तद्भव। क्या कहा जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है देशज कहा जाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। देखिए, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जो शब्द विदेशी भाषाओं माने अरबी, फारसी, पुर्तगाली, चीनी, अंग्रेजी आदि से लिए गए हैं उन्हें विदेशज, संस्कृत के मूल शब्द तत्सम तथा उनसे परिवर्तित शब्द तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक विलोम युग्म नहीं है? विलोम का युग्म नहीं है ये बताना है। गुण दोष, पाप पुण्य, न्यून अधिक, बृहद विशाल। तो एक विलोम का युग्म नहीं है, तो बृहद और विशाल लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये जो है विलोम का युग्म नहीं है। बाकी गुण का दोष होता है, पाप का पुण्य होता है, न्यून का अधिक होता है, ये तीनों सही हैं। बाकी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल गलत है, माने सही है और विलोम युग्म नहीं है, ये है। ठीक है, देखिए, गुण का विलोम दोष है, पाप का विलोम पुण्य और न्यून का विलोम अधिक है, बृहद विशाल का पर्याय है जो कि विलोम युग्म नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय। तो राजपुत्र में कौन सा समास है साथियों? तो आपका जो राइट आंसर है वो है तत्पुरुष समास। ठीक है, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। आइए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। राजपुत्र में जो तत्पुरुष समास है, जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। सामान्यतः इसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है तथा कारकों, कर्ता व संबोधन को छोड़कर की विभक्ति प्रथम पद और दूसरे पद के बीच लुप्त होती है। ठीक है, जैसे राजपुत्र माने राजा का पुत्र, षष्ठी तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, तृतीया तत्पुरुष माने करण तत्पुरुष। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का निशान लगाइए। तोय, वाणी, तोय का क्या होगा? जो पर्यायवाची शब्द है उस पर निशान लगाना है। तोय जो होता है वाणी है, वायु है, अग्नि है या जल है। क्या है तोय का पर्यायवाची? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो क्या है? वो है आपका जल है। ठीक है, जल आपका राइट आंसर होगा। व्याख्या, प्रस्तुत प्रश्न में वाणी जो है वचन का वायु, हवा का अग्नि, आग का पर्यायवाची है और तोय का पर्यायवाची क्या है? जल है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, मन रे तन कागद का पुतला, लांगे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, रस बताना है। तो कौन सा रस है, भक्ति रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, या फिर शांत रस है। तो इस पंक्ति में साथियों आपका जो रस होगा वो है शांत रस। ठीक है, देखिए व्याख्या समझते हैं। व्याख्या के माध्यम से, जिन विषयों या उद्दीपनों से परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है और अन्य विषयों से वैराग्य हो जाता है, उसे शांत रस कहते हैं। मन रे क्या इतना, इस पद्य में कवि ने तन को कागज के पुतले के समान माना है, जो कि क्षण भर में पानी की बूंदों से नष्ट हो सकता है। फिर भी इस तन पर इतना गुमान क्यों। यहाँ पर कवि ने तन को छोड़कर परमात्मा के प्रति अनुराग पैदा करता है, अतः उपरोक्त पद्य में शांत रस होगा। समझ में आई बात। अगला प्रश्न है साथियों, अशुद्ध वाक्य चुनना है। जीवन में धर्म का विशेष महत्व है। धर्म की रक्षा यदि असत्य से होती है तो असत्य सत्य से भी कई गुना बड़ा है, कोई त्रुटि नहीं। अगर कोई त्रुटि है, किसी भी वाक्य में त्रुटि है, तो आप उसका आंसर दीजिए ABC करके। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, या फिर कोई त्रुटि नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, जीवन में धर्म का विशेष महत्व है। धर्म की रक्षा यदि असत्य से होती है तो असत्य सत्य से भी कई गुना बड़ा है। यहाँ पे कोई त्रुटि नहीं है साथियों। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा D, कोई त्रुटि नहीं है। आप D वाले ऑप्शन पे बिल्कुल एकदम राइट लगाइए। अगला प्रश्न है, संयुक्त वाक्य की पहचान करना है। संयुक्त वाक्य कौन सा है। मैं आपके यहाँ गया था परंतु भेंट नहीं हो सकी। पुरस्कार वह पाता है जो परिश्रम करता है। तालाब के किनारे मेढक टर टर कर रहे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है, मैं आपके यहाँ गया था परंतु भेंट नहीं हो सकी। ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे संयुक्त वाक्य है। ठीक है, इसलिए परंतु, ठीक है, ये सब संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। देखिए, दिए गए वाक्यों में संयुक्त वाक्य है, मैं आपके यहाँ गया था परंतु भेंट नहीं हो सकी, क्योंकि इस वाक्य में दो वाक्यों में आपके यहाँ गया था और भेंट नहीं हो सकी परंतु संयोजक द्वारा जोड़ा गया है, तो वहाँ पे क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है। कोई, यहाँ पे रेखांकित शब्द कोई में लगा लीजिएगा, क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, या फिर क्रिया। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। कोई बच्चा नहीं खेलेगा में रेखांकित शब्द सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो। ठीक है, जब सर्वनाम वाले शब्द विशेषण का कार्य करें तो उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे वह भरपेट भोजन किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। विशेषण बताना है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, या फिर सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा विशेषण है। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया है, विशेषण इसमें परिमाणवाचक होगा। देखिए, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया है में परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ आधा लीटर माप की वस्तु है, जैसे पौवा, शेर, अद्धा, बहुत, कुछ, सब आदि। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत शांत, अशांत, उचित, अनुचित, भला, बुरा, सीधा आदि आते हैं। और संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं वो 1, 2, पहला, दोनों, तीनों आदि होते हैं। और जब सर्वनाम वाले शब्द विशेषण का कार्य करें तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे यह आदमी विश्वासी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी छांटिए। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। कौन सा ऑप्शन सही होगा वर्तनी की दृष्टि से। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो होगा आशीर्वाद। इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय होगा। इका, अका, अधि। कौन सा प्रत्यय होगा अध्यापिका में। तो इका आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इका प्रत्यय होगा। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको प्रत्यय बताया था, प्रत्यय की परिभाषा। देखिए, अध्यापिका में इका प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। यह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाला प्रत्यय है। यथा गायक प्लस इका बराबर गायिका, प्रचारक प्लस इका बराबर प्रचारिका, पाठक प्लस इका बराबर पाठिका, और
और उदाहरण अगर देखेंगे बालक प्लस इका बराबर बालिका, ठीक है, ये उदाहरण है। अ हिंदी उपसर्ग है तथा अधि संस्कृत उपसर्ग है। अ उपसर्ग से निर्मित शब्द अमोल, अपढ़, अजान, अगाध आदि तथा अधि उपसर्ग से निर्मित जो शब्द हैं वो अधिकार है, अधिराज है, अध्यात्म तथा अधिपति इत्यादि है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो दूसरे पर अभियोग लगाए उसे क्या कहा जाता है? जो दूसरे पे अभियोग लगाए, अभियुक्त, अभियोगी, दोषी या फिर छिंद्रान्वेषी। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वह अभियोगी होगा, ठीक है। जो दूसरे पर अभियोग लगाए वह अभियोगी कहलाता है, जबकि जिस पर अभियोग लगाया गया वह अभियुक्त होगा तथा दूसरों के दोष खोजने वाला क्या होता है? छिंद्रान्वेषी कहलाता है। अगला प्रश्न है, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि कहते हैं, तत्पुरुष कहते हैं, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव। कौन सा समास कहते हैं? तो आपका जो राइट आंसर साथियों वो होगा बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस समास के समासगत पदों में कोई भी प्रधान नहीं होता अपितु पूरा समस्त पद ही किसी अन्य पद का विशेषण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुरक्त का सही विपरीतार्थक शब्द है? विरक्त, अनासक्त, आसक्त या विभक्त, क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर है वो है विरक्त, ठीक है। देखिए, प्रश्नगत शब्द अनुरक्त का विलोम दिए गए विकल्पों में विरक्त है, जबकि अनासक्त का विलोम आसक्त होता है और विभक्त का विलोम अभिभक्त होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है? ठ, ढ, ध, ण। तो ट वर्ग में कौन सा नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है क्या होगा? ध, ठीक है। ध आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो है त वर्ग में आता है, त, थ, द, ध, लेकिन ट वर्ग में ठ आता है, ढ आता है, ण आता है, ट, ठ, ड, ढ, अण, ठीक है। ये देखिए, दिए गए वर्णों में से ध वर्ण ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 5 वर्ग हैं तथा प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन शामिल हैं। इन वर्गों का नाम वर्ग के पहले वर्ण के अनुसार रखा गया है, जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा, च वर्ग में च, छ, ज, झ, और ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अणा, और त वर्ग में त, थ, द, ध, न, और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। पाँचों वर्गों के इन्हीं व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन का नाम दिया जाता है, ठीक है। जो क, च, ट, त, प आते हैं इन्हीं को स्पर्श व्यंजन का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है? कक्षा, कच्छच, कक्षा या कक्षा, क्या होगा? कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण, आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है कक्षा, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए और कई सप्ताह से वर्षा होती जा रही है अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। यहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो आपका जो राइट आंसर है वो है, ठीक है, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। देखिए, दिए गए वाक्य में जो अर्धविराम है का प्रयोग उपयुक्त होगा, ठीक है, और शुद्ध वाक्य कई सप्ताह से वर्षा होती जा रही है, यहाँ पे अर्धविराम का चिन्ह लगते हुए अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी, ठीक है। तो कौन सा चिन्ह लगेगा? अर्धविराम का चिन्ह लगेगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? उच्चारण, उच्चारण, उच्चारण या उच्चारण, क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर है वो है उच्चारण, ये आपका एकदम शुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है? मोहन, काशी, यमुना, नदी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा के ज़्यादातर व्याकरण वाले व्याकरण 5 भेद बताते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद में से एक भेद होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन सा शब्द नहीं होगा ये आपको बताना है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है नदी, ठीक है। नदी के अंतर्गत सारी नदियाँ आ जाएंगी साथियों, तो सारी नदी ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। आपका जो राइट आंसर होगा ये नदी होगा, क्योंकि नहीं पूछा है प्रश्न में। मोहन, काशी, यमुना जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। ये देखिए,
नदी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है, नदी जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द है, जबकि मोहन, काशी, यमुना आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले शब्द हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4 या 7। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं वो कितने होते हैं साथियों? वो 3 होते हैं। ठीक है, प्रथम, मध्यम और अन्य, 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। वे सर्वनाम जो पुरुषों या पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष मैं, हम, मैंने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। मध्यम पुरुष के अंतर्गत जो शब्द आते हैं वो तुम, तू, तुमने, तुमको, आप, आपको, ये आते हैं। और अन्य पुरुष के अंतर्गत वह, वे, ये, उन, उन्हें, उसको, यह, ये सब सारे शब्द आते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? विशेषण, विशेष्य, कारक, विकृत, अव्यय। तो आपका जो राइट आंसर है वो है विशेषण। ठीक है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार विशेषण शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से विशेषण शब्द नहीं है? अकूत, अकर्ण, अचार, अचंड विशेषण शब्द नहीं है। तो अचार आपका राइट आंसर होगा, यह विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? धातु पर, कर्ता पर, कर्म पर, क्रिया पर। जो अकर्मक क्रिया होती है उस किस पर प्रभाव पड़ता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, अकर्मक क्रिया में प्रभाव जो होता है वो कर्ता पर पड़ता है। क्रिया क्या होता है? जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। और कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो होती है जहाँ वाक्य में कर्म नहीं होता, वहाँ कर्मक क्रिया होती है, जैसे हंसना, रोना, सोना, उठना आदि। और सकर्मक क्रिया जिस वाक्य में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे गीता क्रिकेट खेलती है, ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पानी का सामान्य बहुवचन बताना है। पानी, समादर, पानियाँ या पानियाँ। क्या होगा पानी का बहुवचन? तो पानी का बहुवचन पानी ही होगा, तो आपका राइट आंसर पानी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? तत्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान या इनमें से कोई नहीं। वह रोज देर से उठता है, कौन सा काल है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा, वह रोज देर से उठता है। ठीक है, यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है उसे सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। राजीव स्कूल जाता है, वह प्रतिदिन नहाता है, ये सब सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है कर्तृवाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य आपका राइट आंसर होगा, राम किताब पढ़ता है। ठीक है, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का करता है, अर्थात क्रिया में कर्ता की प्रधानता रहती है। जैसे बच्चा खेलता है, राम किताब पढ़ता है। अगला प्रश्न है, गृध शब्द का तद्भव रूप है गीधना, गृध, गीधी या गीध। क्या होगा गृध शब्द का तद्भव रूप? तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा गीध। ठीक है, गीध आपका राइट आंसर होगा। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। नत होगा, अब हो, अ होगा, अब होगा या अवन होगा। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लग करके उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा अब। ठीक है, अब आपका राइट आंसर होगा। अवनत शब्द में अ उपसर्ग तथा नत मूल शब्द है। उपसर्ग में वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पूर्व प्रयुक्त होते हैं और उसके अर्थ में विकार उत्पन्न करते हैं। उपसर्ग का अर्थ होता है परंतु प्रत्यय अर्थहीन होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विनायक, पवन सूत्र, बजरंगबली, कपीश्वर। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो होगा विनायक। ठीक है, यह हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हनुमान का जो पर्यायवाची नहीं है
वो विनायक है। महावीर, कपीश, रामदूत, मारुति नंदन, बजरंगी, पवनसूत्र, कपिश्वर, ये सब हनुमान के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्जुन का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? कौन्तेय, पार्थ, नारायण, धनंजय। तो जो नारायण शब्द है आपका, वो अर्जुन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सारे अर्जुन के पर्यायवाची हैं। नारायण शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि विष्णु का पर्याय है। विष्णु के अन्य पर्याय हैं गरुड़ध्वज, अच्युत, जनार्दन, विभु, विश्वरूप, ऋषिकेश आदि, जबकि धनंजय के पर्याय अर्जुन, पार्थ, गांडीवधर, कौन्तेय, गुडाकेश आदि हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, 100 वर्षों का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द है। शताब्दी, सहस्त्राब्दी, युग, वार्षिक। जो 100 वर्षों का समय होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं। ठीक है। देखिए, 100 वर्ष का समय को शताब्दी कहते हैं, 1000 वर्ष के समय को सहस्त्राब्दी कहते हैं, और 1 वर्ष का समय को हम वार्षिक कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब तक सांस तब तक आस, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? न पूरी होने वाली आशा, सांस रुकने की चिंता होना, आशा जीवन पर्यंत बनी रहती है, सांस रहने तक जीवित रहना। क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर है वो है आशा जीवन पर्यंत बनी रहती है। आपका राइट आंसर होगा जब तक सांस तब तक आस। ठीक है। आज क्या थोड़ा सा और देख लेते हैं लोकोक्ति। जब तक सांस तब तक आस, आशा से जीवन पर्यंत बनी रहती है। आँख का अंधा नाम से नयन सुख, माने गुण के विपरीत नाम होना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, माने न कारण होगा न कार्य होगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, गुण का कदर गुणवानों के बीच होती है। ठीक है। तो साथियों, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, राजभाषा से क्या अभिप्राय है? सरकारी कार्यालयों की भाषा, राज्य में बोलचाल की भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर संविधान की भाषा। क्या है राजभाषा से अभिप्राय बताइए। तो आपका जो राइट आंसर है साथी वो है सरकारी कार्यालयों की भाषा। ठीक है। सरकारी कार्यालयों की भाषा होती है राजभाषा। देखिए, राजभाषा से अभिप्राय है सरकारी कार्यालयों की भाषा। भारतीय संविधान द्वारा राजभाषा का गौरव हिंदी भाषा को प्राप्त है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया। अनुच्छेद 343(1) में यह घोषणा की गई है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है। तो साथियों, ये थे आपके 45 क्वेश्चन। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। तो साथियों, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम।